इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल के ऊपर हमला कर उसे अरेना से बाहर फेंक देता है और वो डिसाइपल वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर वहां पर एक रेफरी आती है जो कि हमें इस कंपटीशन के बारे में बताती है। वो कहती है कि एक इंपीरियल इमोर्टल फॉरेस्ट गेट कॉन्टेस्ट है। जो आउटर सेट के डिसाइपल है वो इनर सेट में एंटर करने का मौका पाने के लिए आते हैं और ये जो कॉन्टेस्ट है वो आउटर सेट के जो एल्डर्स है उनके सुपरविजन में किया जाता है। फिर वो रेफरी बताती है कि इस अरेना में जो लड़का खड़ा है उसने कॉन्स्टेंटली 11 मैचेस को जीता है। आप में से कोई है जो कि इसे चैलेंज करना चाहता है। तभी हमें उस अरेना से काफी दूर एक पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डिसाइपल बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसके ब्रेसलेट में से एक बूढ़े आदमी की सोल बाहर निकलकर उस डिसाइपल से कहती है कि ए ब्रैड, क्या तुम तैयार हो? ये सुनने के बाद वो डिसाइपल अपनी आंखें खोलकर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि जोआन लाओ, अब तक मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये मेरे काउंटर अटैक करने का समय है। इतना कहने के बाद वो उस पहाड़ी से छलांग लगाता है, लेकिन तभी रेफरी की नजर भी उस डिसाइपल के ऊपर पड़ती है जिसे देखने के बाद रेफरी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि किसी डिसाइपल ने सामने वाले क्लिफ के ऊपर से छलांग लगाई है। ये सुनने के बाद वहां पर के सारे डिसाइपल काफी हैरान हो जाते हैं। साथ ही में जो आउटर सेट का एक एल्डर होता है वो कहता है कि जिस माउंटेन से उसने छलांग लगाई है वो यहाँ से माइल्स ऑफ किलोमीटर दूर है। आखिर आउटर डिसाइपल के पास इतनी ज्यादा एबिलिटीज कैसे हो सकती है? तभी हमें उस डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि सीधा अरेना में लैंडिंग करता है। उसे देखने के बाद रेफरी ये अनाउंसमेंट करती है कि यानजाओ को ये चैलेंज करने वाला है। फिर हमें उस डिसाइपल के बारे में बताया जाता है वो एक राइजिंग स्टार होता है। वो अपनी 8 साल की उम्र में ही बॉडी फॉर्जिंग स्टेट के ऊपर पहुंच चुका था और जब वो 11 साल का बना तब वो रिफाइनिंग रिलम के 3rd लेवल पर पहुंच चुका था और उसके बाद वो उसकी फैमिली का हायर बना। हालांकि उसने 3 सालों से अपनी कल्टीवेशन को रोक दिया है और उसे उसके फैमिली से भी बैनिश किया गया और उसके फियांसे ने उसे धोखा दिया। फिर हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि पहले वाले डिसाइपल को चैलेंज करने वाला होता है। वो गांजा डिसाइपल उस डिसाइपल के पास आकर उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे जैसे एक कचरे की हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मेरे टाइम को बर्बाद मत करो। इतना कहने के बाद वो गंजा आदमी उस डिसाइपल के कंधे के ऊपर हाथ रखता है, लेकिन वो डिसाइपल सिर्फ अपने ऑरा को रिलीज करता है। उसके ऑरा के प्रेशर की वजह से वो गंजा डिसाइपल उड़ते हुए उस अरेना से बाहर जाकर गिरता है। फिर वो गंजा डिसाइपल अपने आप को संभालते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है? ये देखने के बाद उन दोनों एल्डर्स में से एक एल्डर कहता है कि ये तो स्पिरिचुअल ओवरफ्लो है। उन दोनों के कल्टीवेशन बेस में इतना ज्यादा डिफरेंस होने के बावजूद उसने सिर्फ अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने से दूर भेज दिया। फिर हमें कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले बॉडी ट्रेनिंग, फिर आता है क्यूआई रिफाइनिंग, फिर आता है फाउंडेशन बिल्डिंग, फिर आता है स्पिरिचुअल पावर, उसके बाद आता है नॉनसेंस सोल, उसके बाद आता है महायाना, फिर आता है फेरीलैंड। फिर दूसरा एल्डर कहता है कि ऑर्डिनरी पीपल 10 साल लगते हैं बॉडी रिफाइनिंग स्टेज पर जाने के लिए, लेकिन ये लड़का इतनी यंग एज में क्यूआई रिफाइनिंग रिलम तक पहुंच भी चुका है। फिर हमें उस डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि 3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद आज मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ। जो जीनियस है वो रिटर्न आ चुका है। इतना कहने के बाद वो डिसाइपल अपने दोनों हाथों में 2 अलग अलग तरह के फ्लेम को अपेयर करता है। उन फ्लेम्स को देखने के बाद रेफरी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये किस तरह की स्किल्स है। तभी उनमें से एक एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी फ्लेम्स नहीं है, ये तो हेवन और अर्थ के फायर है। फिर हमें उसी डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों फ्लेम्स को आपस में जोड़ने लगता है। ये देखने के बाद वो दोनों एल्डर्स काफी हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक एल्डर कहता है कि ये तो 2 डिफरेंट फायर को एक साथ फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा एल्डर कहता है कि आखिर किसके बारे में सोच रहा है। तभी उनमें से पहला वाला एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से बाकी के जो डिसाइपल्स है उन्हें बचा लो। फिर हमें उस डिसाइपल को दिखाया जाता है जिसने कि उन दोनों फ्लेम्स को एक दूसरे के अंदर मर्ज कर लिया होता है, जिसके वजह से उसके पास एक नई फ्लेम आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद वो दोनों एल्डर्स काफी हैरान हो जाते हैं। फिर हमें उस डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि उस फ्लेम की मदद से एक डिसाइपल के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले को अपने तरफ आता देखो डिसाइपल सिर्फ एक चीख मारता है, जिसके वजह से उस चीख के प्रेशर के वजह से जो वो फ्लेम्स उसकी तरफ बढ़ रही होती है, उस चीख का प्रेशर उन फ्लेम्स को चीरते हुए उस डिसाइपल को सीधा आकर लगता है। और अभी तक आप क्या सोच रहे थे, जिसके पास वो फ्लेम्स है क्या वही मेन कैरेक्टर है? नहीं, अभी जिसने चीखा वो मेन कैरेक्टर है। आपने सिर्फ चीख से उस हेवनली फ्लेम को तबाह करता देख वो दोनों एल्डर्स काफी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उसने सिर्फ अपने एक ही चीख से जो हेवन और अर्थ की जो फायर थी उसे पूरी तरह से बुझा दिया। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाए जाते हैं जो कि काफी तेजी के साथ उस डिसाइपल के सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो डिसाइपल काफी डर जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस डिसाइपल के ऊपर हमला कर देता है। वो डिसाइपल एक ही मुक्के में सीधा आसमान में चला जाता है।
ये देखने के बाद वो रेफरी ये कहती है कि यान जियाओ को सिर्फ एक ही मुक्का मारकर गिरा दिया गया, वो बिल्कुल वैसे ही जीतता चला गया जैसे उसने पहली बार दिखाया था। फिर हमें उस रेफरी को दिखाया जाता है जिसके के टैबलेट में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि फाइनली हमें इस मिस्टीरियस डिसाइपल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल ही गई। बिना अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसने सिर्फ अपने एक ही मुक्के के साथ उसके जितने भी कॉम्पिटिटर थे उन्हें हरा दिया। वो बिना किसी डाउट के इस ईयर का जो कॉन्टेस्ट है उसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है। ये सुनने के बाद हमारा डिसाइपल अपने मन में कहता है कि क्या मैं जीत गया, और इसी तरह से जोन उस कंपटीशन को जीत जाता है। फिर हमें जोन को दिखाया जाता है जो कि इनर एरिया की तरफ जा रहा होता है और एल्डर उन्हें गाइड कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उस गाइड से कहते हैं कि वहीं पर रुक जाओ, जो रॉयल फैमिली है वो पूरी कंट्री में एक भगोड़े की तलाश कर रही है, इसलिए हमें आप लोगों को चेक करना होगा। ये सुनने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिर हम इतने दूर स्थान पर कैसे मिले, बेहतर होगा कि कुछ समय के लिए मैं उनसे दूर रहूं। इतना कहने के बाद जोंग वहाँ से चुपचाप जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने सिस्टम का विंडो अपीयर हो जाता है और सिस्टम उससे कहता है कि वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें एक मैंडेटरी टास्क दिया जाता है, तुम्हें जो इंस्पेक्शन है उसे पीसफुली पास करना होगा। ये सुनने के बाद जोंग काफी गुस्सा हो जाता है, सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना सिस्टम, तुमने अब तक मुझे कोई भी मिशन नहीं दिया, लेकिन तुम सबसे पहले मुझे टास्क ये दे रहे हो कि मैं सीधा जाकर आग के कुएं में कूद जाऊं। मैं इंस्पेक्शन इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं 1 साल से एक वांटेड भगोड़ा हूँ मास्टर जोंग। आखिर मैं क्यों वांटेड क्रिमिनल हूँ और ये सिस्टम में आखिर क्या है, चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। फिर जोंग हमें बताता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं फिजिकली वीक था, यहाँ तक कि अगर एक साधारण छींक भी मेरी हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकती थी। आखिरकार एक डिजास्टर में मेरी जान चली गई और जब मेरा रिइंकार्नेशन हुआ तब मैंने अपने आप को इस इमोर्टल के वर्ल्ड में पाया। फिर हमें जोन का फादर को दिखाया जाता है जो कि हमारे जोन को पकड़कर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि मेरे जो पहले 12 बच्चे थे वो जन्म लेते ही मारे गए, लेकिन फाइनली मुझे एक अच्छा और हेल्दी बेबी मिला। फिर हमें जोन बताता है कि इसीलिए मेरा नाम 13 पड़ा। इस जिंदगी में मैं हेल्दी बॉडी और अच्छी सी जिंदगी जीना चाहता हूँ। फिर मैं एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि हमारे जोंग के फादर से कहते हैं कि जोंग रुई, मैं सच में इस चीज को मैं तुम्हें अभी नहीं बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारा बेटा जो 13 है वो एब्सोल्युटली यूजलेस है, उसके पास किसी भी तरह का स्पिरिचुअल रूट नहीं है। फिर वो बूढ़ा आदमी आगे कहता है कि जो सेंजोन कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जो लोग है वो जन्म लेते ही अपने स्पिरिचुअल रूट को अवेकन कर लेते हैं, यहाँ तक कि जो फार्मर्स होते हैं वो भी अपने फिजिकल ट्रेनिंग स्टेट तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि जो टट्टी होती है उसके अंदर भी स्पिरिचुअल पावर के कुछ ट्रेसेस होते हैं। लेकिन जो 13 है उसके पास किसी भी तरह का स्पिरिचुअल रूट नहीं है। जो 13 है वो भी टट्टी से भी गया गुजरा है, वो इस दुनिया के फूड चेन के सबसे बॉटम में है। ये सुनने के बाद जोंग के फादर काफी गुस्सा हो जाते हैं और उस बूढ़े आदमी के जबड़े को खींचते हुए उसे कहते हैं कि आप अपने आप को उसका अंकल कहते हैं, एक अंकल अपने भतीजे के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकता है। फिर जोंग कहता है कि मेरे जो स्पिरिचुअल रूट है उन्हें अवेकन करने के लिए मेरे फादर और बाकी के सारे लोगों ने काफी सारे तरीकों के बारे में सोचा, मेडिकेटेड बात पिल्स। फिर हमें छोटे जोंग को दिखाया जाता है जो कि उन पिल्स को खाने के बाद उसके फादर से कहता है कि इसे खाने के बाद मुझे कुछ फील हो रहा है। ये सुनने के बाद जोंग के फादर काफी खुश हो जाते और कहते कि क्या ये पिल्स काम कर गई, लेकिन हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि पाद मारते हुए हवा में उड़ जाता है। ये देखने के बाद उसके फादर और उसके जो चाचा जी होते हैं वो पूरा सदमे में चले जाते हैं। फिर हमें जोंग कहता है कि जो कुछ भी उन्होंने मेरी जो स्पिरिचुअल रूट है उन्हें अवेकन करने के लिए किया वो सब कुछ बेकार रहा, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे एक ही चीज ने बुरा महसूस कराया, वो था जो कि मेरी माँ मुझे कहती थी। फिर हमें जोंग के मदर को दिखाया जाता है जो कि उससे कहते हैं कि 13 तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर तुम्हारे साथ किसी भी तरह का माइनर इंसिडेंस हो सकता है जो कि तुम्हारे लिए काफी हार्मफुल होगा। जोंग आगे कहता है कि इसलिए मेरी जो एक्टिविटीज थी वो मेरे घर के जो बैकयार्ड है उसके अंदर ही लिमिटेड हो गई। हमें छोटे से जोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बैठकर किताबें पढ़ रहा होता है, तभी उसकी नजर बाहर खेल रहे हुए बच्चे के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखने के बाद जोंग अपने मन में कहता है कि वो लोग मुझसे अलग नहीं दिखते। ये सोचने के बाद जोंग एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए हंसने लगता है। फिर हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर से बाहर निकलकर उन बच्चों की तरफ जा रहा होता है और उनसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ खिलाओगे। हमारे जोंग को देखने के बाद उनमें से एक लड़का कहता है कि आखिर तुम कौन हो, मैंने इससे पहले तुम्हें यहाँ पर क्यों नहीं देखा। तभी उस लड़के के पीछे से एक और लड़का छलांग लगाते हुए कहता है कि इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जितना ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा मजा होगा। इतना कहने के बाद वो लड़का उस बॉल को हमारे जोंग के ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो बॉल सामने वाले बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था, उन्होंने सिर्फ धीरे से उसकी तरफ फेंका था क्योंकि उनके पास स्पिरिचुअल रूट है, लेकिन हमारे जोंग के पास किसी भी तरह का स्पिरिचुअल रूट नहीं है। अगर उन्होंने धीरे से भी बॉल मारी तो भी हमारे जोंग की तरफ वो बॉल काफी तेजी के साथ आएगी।
और जैसा कि हमने सोचा था वो बॉल काफी तेजी के साथ आकर हमारे जोंग को लगती है। वो बॉल जोंग को लगने की वजह से जो जोंग होता है वो घसीटते हुए पीछे जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। ये देखने के बाद वो सारे लड़के पूरे सदमे में चले जाते हैं और जोंग के ऐसे हालत देखने के बाद वो लड़के काफी ज्यादा रोने लगते हैं। रोते हुए वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए वो लड़का कहता है कि उसे तो सिर्फ एक बॉल लगा था और दूसरा लड़का उस लड़के से कहता है कि तुमने अभी अभी किसी को जान से मार डाला। और हमें जोंग को दिखाया जाता है जिसकी कि वो बॉल लगने की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई होती है। इस इंसिडेंट के बाद मुझे एक रिमोट प्लेस में प्राइवेट रेसिडेंस दिया गया रहने के लिए, इस हलचल से दूर, बाहरी दुनिया से अलग। फिर हमें जोंग के मदर को दिखाया जाता है जो कि हमारे छोटे से जोंग से कहती है कि जो यानी आज से तुम्हारी केयर करेगी। हम लोग फैमिली बिजनेस के वजह से एक्सट्रीमली बिजी है, लेकिन जब भी कभी हमें फ्री टाइम मिलेगा तब हम तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आएंगे और आज से ही तुम्हें रेगुलरली हर रोज हर दिन एक्सरसाइज करनी होगी। ये सुनने के बाद जोन को उसके एक प्रीवियस लाइफ का एक मोमेंट याद आता है जहाँ पर उसकी प्रीवियस लाइफ की जो मदर है वो भी ऐसा ही कहती थी जोन को, और उन दोनों के बातें सेम होने की वजह से जो जोन है वो काफी उदास हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मुझे पता है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जोन की मदर जोन को गले लगाते हुए उससे कहती है कि ये सब सिर्फ तुम्हारे सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं है। अगर तुमने रेगुलरली एक्सरसाइज करी तो तुम्हें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में ज्यादा टाइम मिलेगा ताकि तुम रेस्क्यू करने तक थोड़ा सा समय ले पाओ। फिर जोन हमसे कहता है कि इसीलिए जो एक्सरसाइज है वो मेरी जिंदगी का एक पार्ट बन गया। हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ना, 100 स्क्वाट्स लगाना, 100 सिटअप्स लगाना, 100 पुशअप्स लगाना और आखिरकार एक साल से लगातार एफर्ट्स के बाद आखिरकार इस दिन ये सिस्टम जिसका कि नाम मसल कल्टीवेशन सिस्टम है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। उस सिस्टम को देखने के बाद हमारा जोंग काफी खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि 13 सालों के बाद आखिरकार मैंने मेरी चीट सिस्टम को अनलॉक कर ही दिया। फिर जोंग लालच में आते हुए उस सिस्टम से कहता है कि जल्दी से मेरे बोन्स को रिफाइन करने के लिए मेरी मदद करो और एक टॉप टायर स्पिरिचुअल रूट को मेरे अंदर अवेक करो। ये सुनने के बाद हमारा सिस्टम जोंग से कहता है कि नॉनसेंस चीजें सोचना बंद करो, मेरे पास इस तरह के किसी भी तरह के फंक्शंस नहीं है। ये सुनने के बाद जोंग काफी उदास हो जाता है। तभी सिस्टम जोंग से कहता है कि हालांकि ये सिस्टम तुम्हारी मसल ट्रेनिंग में तुम्हारी मदद कर सकती है और तुम्हें एक यूनिक फिजिकल पोटेंशियल देने के लिए मदद कर सकती है और जो कल्टीवेशन का रास्ता है उसके अल्टरनेट पाथ पर तुम्हें ले जा सकती है। ये सुनने के बाद जोंग सिस्टम से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें पहली बार अनलॉक किया है इसलिए मुझे कोई ना कोई रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। शायद मुझे कुछ एक्सक्लूसिव बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को चूज करना चाहिए या फिर वैसे ही कुछ और। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम एक्टिवेशन रिवॉर्ड में आपको बिगिनर एडेप्टेशन एक्सरसाइज कोर्सेज में फर्स्ट सेट दिया जाता है जिसका के नाम पब्लिक ब्रॉडकास्ट क्लास्थेनिक्स है। ये सुनने के बाद जोंग 440 वोल्ट का झटका लगता है और वो सिस्टम के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे कहता है कि आखिर ब्रॉडकास्ट क्लास्थेनिक्स क्या है, तुम्हें नहीं लगता कि ये रिवॉर्ड काफी कैजुअल है। फिर जोंग एक्टिंग करते हुए उस सिस्टम से कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम कल्टीवेशन करने में मेरी मदद करोगे लेकिन आखिर में तुम मुझे कुछ भी नहीं दे रहे। सुनने के बाद सिस्टम उसे कुछ भी नहीं कहता। तभी सिस्टम उसे एक और नोटिफिकेशन दिखाता है जिसके अंदर मेरे जोंग को एक और एक्सरसाइज दी जाती है जो कि आँख की एक्सरसाइज होती है। उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद फिर भी जोंग एक्टिंग करते हुए सिस्टम से कहता है कि जरा दूसरे लोगों के सिस्टम को देखो, वो जो उनके होस्ट है उनकी कितनी ज्यादा मदद करते हैं लेकिन आखिर तुम में और उन बाकी के सिस्टम्स में इतना डिफरेंस क्यों है। ये सुनने के बाद सिस्टम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे जोंग को बिजली के झटके देने लगता है। उन बिजली के झटकों को खाने के बाद जोंग रास्ते पे आ जाता है और उसने जो कुछ भी कहा उसके लिए सिस्टम से माफी मांगने लगता है। फिर सिस्टम हमारे जोंग से कहता है कि अगर तुम डेली एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हें एक्सरसाइज पॉइंट दिए जाएंगे और 2 एक्सरसाइज पॉइंट्स के साथ तुम सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो या फिर एक रिवॉर्ड को रिडीम कर सकते हो। फिर जोंग हमें कहता है कि 2 सालों के बाद सिस्टम अवेकनिंग करने के बाद मैंने जो एक्सरसाइज है वो हर दिन कंटिन्यू रख दी और फाइनली एक दिन हमें दिखाया जाता है कि जोंग 2 पॉइंट्स देकर जो सिस्टम है उसे अपग्रेड कर देता है और साथ ही में सिस्टम हमारे जोंग को बधाइयां देते हुए उसे कहता है कि तुम मसल्स कल्टीवेशन बिगिनर प्रोपेंसिटी स्टेज पर पहुंच चुके हो, इसलिए तुम्हारे नए एक्सरसाइज कोर्सेज अनलॉक हो चुके हैं। साथ ही में जो सिस्टम का स्टोर है वो भी अनलॉक हो चुका है और मिशंस भी अनलॉक हो चुके हैं। इतने सारे फीचर्स को अनलॉक होता देख जोंग काफी खुश हो जाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि फाइनली मोर फीचर्स अनलॉक हो चुके हैं। लेकिन तभी जोंग की नजर आसमान की तरफ जाती है जहाँ पर से कुछ लोग आसमान से नीचे आ रहे होते हैं जिन्हें देखने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वो लोग जोंग के सामने काफी शानदार एंट्री लेते हैं जिसके वजह से वहाँ पर की जमीन शटर हो जाती है और आजू बाजू धुआं ही धुआं हो जाता है। आखिर यहाँ पर क्या हुआ ये सब देखने के बाद जोंग कुछ समझ नहीं पाता। लेकिन तभी उस धुएं के अंदर से एक आदमी बाहर आते हुए कहता है कि हमारा जो गोल था वो अचीव हो चुका है। फिर हमें चिड़िया को दिखाया जाता है जो कि उड़ते उड़ते उस आइलैंड पर आ जाती है जहाँ पर जोंग रहता है। उस चिड़िया को
को देखने के बाद जो यान है वो काफी हैरान हो जाती है। तभी वो चिड़िया सीधा आकर उस यान के हाथ पर बैठ जाती है। लेकिन जब यान उस चिड़िया के पैरों के ऊपर देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उस चिड़िया के पैर के ऊपर एक लेटर होता है जो कि खून से सना हुआ होता है। और जब यान उस लेटर को पढ़ने लगती है तो उस लेटर में लिखा होता है कि तियानजियांग नानयानगु उन्हें इम्प्रिजन करके मार दिया गया है और उसके जो आलाइज थे उन्हें एक एक करके एलिमिनेट किया गया है। और ये सब करने के पीछे रॉयल फैमिली है और रॉयल फैमिली ने कुछ लोगों को भेजा यंग मास्टर को पकड़ने के लिए। जल्दी से यंग मास्टर को उस जगह पर से कहीं दूर लेकर जाओ। ये सुनने के बाद यान काफी तेजी के साथ जोंग की तरफ जाने लगती है और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग जोंग को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ गए होते हैं। उनमें से एक आदमी हमारे जोंग से कहता है कि क्या तुम जोंग फैमिली के यंग मास्टर हो। ये सुनने के बाद जोंग उसे कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। ये सुनने के बाद वो आदमी हंसते हुए हमारे जोंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसे कहता है कि जल्दी से हमारे साथ चलो। लेकिन वो आदमी हमारे जोंग को पकड़ ही पाता, तभी बीच में यान आकर उस आदमी के ऊपर हमला कर देती है और हमें यान को दिखाया जाता है जो कि जोंग को दूर लेकर जाते हुए उसे कहते हैं कि तुम्हारी जो फैमिली है वो बड़े खतरे में है और वो लोग तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर यान ने हमला किया होता है, लेकिन यान के हमले का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। फिर वो आदमी यान से कहता है कि इंटेलिजेंस ये कहती है कि जो जोंग फैमिली का यंग मास्टर है उसके पास किसी भी तरह का स्पिरिचुअल रूट नहीं है, वो पूरी तरह से कचरा है। वो दूर तरह एक डिजर्टेड आइलैंड पर रहता है सिविलाइजेशन से दूर और सिर्फ एक ही मेड उसकी केयर करती है और ऐसा लगता है कि वो मेड तुम ही हो। फिर हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि जोंग से कहती है यंग मास्टर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं तब तक इन्हें रोक के रखती हूँ। ये सुनने के बाद वो आदमी यान से कहता है कि हम लोग रॉयल फैमिली के हिडन ड्रैगन गार्ड्स है और आखिर एक मेड की हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसे एरोगेंटली बात करने की। इतना कहने के बाद वो आदमी अपने पास से किसी तरह के वेपन निकाल कर हमारे यान के ऊपर हमला कर देता है और आदमी उसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए यान के गले को जकड़ लेता है। ये देखने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है। तभी वो आदमी उस रस्सी को खींचते हुए यान को काफी बुरी तरह से जख्मी कर देता है और हमें यान को दिखाया जाता है जो कि काफी जख्मी हालत में नीचे गिर जाती है। उसे देखने के बाद जोंग काफी डर जाता है। तभी यान जोंग से कहती है कि यंग मास्टर जल्दी से यहाँ से भाग जाइए, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। लेकिन जोंग तो यान की ये हालत देखने के बाद काफी गुस्सा हो गया होता है। पीछे मुड़ते हुए उस आदमी से कहता है कि जो भी यान जियो को बुली करता है उसे कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। ये सुनने के बाद यान काफी डर जाती है। जोंग से कहती है कि यंग मास्टर आखिर आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं। जोंग का ये एटीट्यूड देखने के बाद जो ड्रैगन गार्ड्स होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और उन्हें गार्ड का लीडर हंसते हुए हमारे जोंग से कहता है कि एक पर्सन जिसके पास किसी भी तरह का स्पिरिचुअल रूट नहीं है, वो कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है, वो मुझे रेजिस्ट करना चाहता है। ये तो एक स्टुपिडिटी की लिमिट है। इतना कहने के बाद वो लीडर अपने पास से उसी वेपन को निकालकर हमारे जोंग के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले को देखने के बाद उसके पीछे से दूसरा गार्ड आकर उसे कहता है कि इस तरह का हमला उसका खेमा बना देगा। लेकिन हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सिर्फ एक के हाथ से उस वेपन को तबाह कर देता है। अपने हमले को एक के हाथ से तबाह होता देखकर उस आदमी को 4 से 40 वोल्ट का झटका लगता है और आदमी कहता है कि आखिर कैसे पॉसिबल है, मैं एक प्रेस्टिजियस हिडन ड्रैगन गार्ड हूँ, मेरा हमला अनएक्सपेक्टेडली वो इसके आगे कुछ कह ही पाता। तभी जोंग काफी तेजी से आकर उसके गर्दन के ऊपर हमला कर देता है जिसके वजह से वो आदमी हवा में उड़ते हुए पीछे जाने लगता है और जोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। फिर हमें उसी गार्ड को दिखाया जाता है जो कि बाकी के गार्ड्स के सामने आकर गिर जाता है, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखने के बाद वहाँ पर के सारे गार्ड्स काफी हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक गार्ड कहता है कि एक ही स्ट्राइक के साथ हिडन ड्रैगन गार्ड को मार डाला, आखिर एक कचरे के पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर कैसी हो सकती है। इतना कहने के बाद वो बाकी के गार्ड से कहता है कि होल्ड बैक बिल्कुल भी मत करना, उसे हम आज जिंदा या मुर्दा यहाँ से लेकर जाएंगे। इतना कहने के बाद वो बाकी के बचे हुए तीनों गार्ड हमारे जोंग के ऊपर हमला कर देते हैं। उन हमलों को अपनी तरफ आता देख जोंग कहता है कि अब ये रेडियो कैलिस्थेनिक्स का समय है। इतना कहने के बाद जोंग सबसे पहले बॉडी रोटेशन एक्सरसाइज करता है जिसके वजह से वो पहले 2 हमले को डॉज कर देता है। फिर वो बॉडी साइड एक्सरसाइज करता है जिसकी वजह से जो तीसरा हमला उसकी तरफ बढ़ रहा होता है उसे भी काफी आसानी से डॉज करता है। ये देखने के बाद यान काफी हैरान हो जाते हैं और कहती है कि ये तो वही पॉपुलर रेडियो कैलिस्थेनिक्स है जिसके बारे में मुझे एक बार यंग मास्टर ने बताया था। मेरे पास उसे इस अजीब तरीके के बारे में याद दिलाने की हिम्मत नहीं थी जिसकी के वो प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन ये तो काफी पावरफुल है। तभी हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ 2 गार्ड्स के पीछे आकर उनके गर्दन के ऊपर हमला करके उनके गर्दन को तोड़ देता है और उन्हें वहीं पर जान से मार देता है। इतनी आसानी से तीनों गार्ड्स को मरता हुआ देखकर जो चौथा गार्ड था वो काफी डरने लगता है और डरते हुए हमारे जोंग से कहता है कि मेरे करीब बिल्कुल भी मत आना। लेकिन जोंग फ्लैश की स्पीड से उसके पास आकर लेग किक एक्सरसाइज का इस्तेमाल करते हुए उसके गोटों के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उसके हाथ में उसने जिस चीज को पकड़ रखा होता है वो चीज उसके हाथ से नीचे गिरने लगती है जिसे देखने के बाद यान का
काफी हैरान हो जाती है। तभी उसके हाथ में से वो चीज नीचे गिरकर टूट जाती है। जैसे वो चीज नीचे गिरकर टूट जाती है वैसे वहाँ पर एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसे देखने के बाद रियान कहती है कि तो स्पिरिचुअल जेट स्लिप है। ये अपने अंदर एक स्पिरिचुअल टेलीपोर्टेशन अरे कंटेन करके रखता है। यंग मास्टर जल्दी से वहाँ पर से भाग जाइए। लगता है कि उस पोर्टल में से एक बिग शॉट बाहर आने वाला है। तभी हमें उस पोर्टल में से एक हाथ को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है। तभी उस पोर्टल में से एक काफी डरावना और एक खतरनाक आदमी बाहर निकलता है। उस लाल बालों वाले आदमी को देखने के बाद जोयान है वो काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो रॉयल फैमिली के जो 12 सेलेस्टियल जनरल्स है उनमें से एक है और इसे रेड हेयर डेमन लियो भी कहा जाता है। लेकिन आखिर इतना पावरफुल बिंग यहाँ पर क्यों आएगा? और लियो हमारे जोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या ये वही यूजलेस यंग मास्टर है जिसका जिक्र इंटेलिजेंस रिपोर्ट में किया गया है और मैं उसके अंदर से किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और जब लियो नीचे की तरफ देखता है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने जितने भी हिडन ड्रैगन गार्ड्स यहाँ पर भेजे थे वो सारे के सारे मारे जा चुके होते हैं। वो सारे हिडन ड्रैगन्स को मरा हुआ देखकर लियो यान से कहता है कि क्या तुमने इन लोगों को मारा है? एक मेड इतनी हाई लेवल पर पहुंच सकती है ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था, और मेरे हाथों से मारा जाना वो तुम्हारे लाइफ टाइम की सबसे बड़ी ग्लोरी होगी। इतना कहने के बाद लियो काफी पावरफुल हमला यान के ऊपर कर देता है, लेकिन वो हमला यान को लगने से पहले ही यान के सामने हमारा जोंग आ जाता है, जिसे देखने के बाद यान और लियो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। और जो लियो ने हमला किया होता है वो सीधा आकर हमारे जोंग को लगता है, जिसके वजह से वो खिसकते हुए पीछे चला जाता है और लियो के हमले की वजह से जो जोंग है वो बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद लियो कहता है कि यहाँ तक कि जो ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स होते हैं वो मेरे हमले की वजह से धूल बन जाते हैं, लेकिन तुम उस हमले को झेलने में कामयाब रहे। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने मेरे हमले से बचने के लिए हाई ग्रेड प्रोटेक्टिव ट्रेजर का इस्तेमाल किया हो, लेकिन तुम किसी भी चीज का इस्तेमाल करो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतना कहने के बाद लियो अपनी ऑरा को रिलीज करता है और उसे कहता है कि मैं आज तुम्हें यहाँ से लेकर जरूर जाऊंगा। उसकी इतने ज्यादा ऑरा को देखने के बाद जोयान है वो काफी डर जाती है और अपने मन में कहती है कि एक सेलेस्टियल बीइंग का जो ऑरा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि उनको पकड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पैरों के पास कोई हमला कर देता है। ये देखने के बाद लियो भी काफी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी कोई लगातार लियो के ऊपर हमला करता है। ये देखने के बाद लियो पीछे हटते हुए उस हमले से बच जाता है और लियो के ऊपर जिस टेक्निक से हमला किया होता है उस टेक्निक को देखने के बाद जोयान है वो काफी खुश हो जाते हैं और कहती है कि ये टेक्निक ये तो मेरे मास्टर की टेक्निक है। और हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी हमें वहाँ पर जोंग के जो अंकल है उन्हें दिखाया जाता है, जिनका के नाम जोंग जी होता है। फिर लियो एल्डर जी से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो तुम्हारे जो फैमिली के पैट्रियर्क है उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। ये सुनने के बाद एल्डर जी उसे कहते हैं कि पैट्रियर्क ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं जो यंग मास्टर की सेफ्टी है उसे इंश्योर करके आऊँ। फिर एल्डर जी यंग से कहते हैं कि जल्दी से उसे लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं तब तक इसे रोक के रखता हूँ। ये सुनने के बाद यान जोंग को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। ये देखने के बाद लियो कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? इतना कहने के बाद लियो एल्डर जी के ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाता है और एल्डर जी भी अपनी तलवार सामने लाते हुए लियो के मुक्के को रोक लेते हैं। फिर एल्डर जी अपनी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लियो के ऊपर हमला कर देता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें यान को दिखाया जाता है जो कि हमने जोंग को पकड़कर वहाँ से काफी दूर आ गए होती है और यान परेशान होते हुए कहते हैं कि मुझे डर है कि मास्टर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर यान हमारे जोंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि यही जोंग फैमिली का फ्यूचर है यंग मास्टर। तभी हमें हमारे जोंग की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि डैड मॉम जल्दी भागिए इस तरह से चिल्ला रहा होता है। तभी हमें जो जोंग है उसके पास लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोंग कहीं पर से भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसके पैर में मोच लगने की वजह से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। तभी उसके मदर और फादर उसकी तरफ आते हुए उसे कहते हैं कि जल्दी से मेरे हाथ को पकड़ लो। सुनने के बाद जोंग उनके हाथ को पकड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक बिल्डिंग ढहकर गिरने लगती है, जिसे देखने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी उसके मदर और फादर आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं और जो बिल्डिंग का मलबा होता है वो पूरी तरह से उनके ऊपर गिर जाता है। फिर जोंग की मदर हमारे जोंग से कहते हैं कि डरो मत, हम यहाँ पर है। अपनी मदर और फादर की इतनी बुरी हालत देखने के बाद जो जोंग है वो काफी उदास हो जाता है और उनके मदर और फादर से कहता है कि मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करिए, आप यहाँ से चले जाइए, मैं तो सिर्फ आपको स्लो कर रहा हूँ, प्लीज मत जाइए। तभी हमारा जोंग चिल्लाते हुए बेहोशी से जाग जाता है। ये देखने के बाद यान भी कुछ समझ नहीं पाती। फिर यान हमारे जोंग के पास आकर उसे कहते कि
यंग मास्टर फाइनली आप जाग गए। फिर जोंग कहता है कि क्या हमें बचाया गया। ये सुनने के बाद यंग जोंग से कहते हैं कि जो एल्डर है वो लास्ट मोमेंट पर वहां पर आ गए और हमें बचा लिया। ये सुनने के बाद जोन काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर मेरे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ। ये सुनने के बाद यंग जोंग से कहती है कि एल्डर की प्रोटेक्शन खोने के बाद जो क्लैन मेंबर्स बाहर की तरफ थे उनके अलावा कोई भी नहीं बचा, सारे के सारे लोग खत्म हो गए और जो फैमिली हेड और उनके जो बाकी के साथीदार थे उन्हें कैप्चर किया गया। ये सुनने के बाद जोन काफी निराश हो जाता है और कहता है कि अंकल मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आए, इसीलिए रॉयल फैमिली के गार्ड्स ने इसका फायदा उठाते हुए मेरे क्लैन के ऊपर हमला कर दिया और मेरे पिताजी डायवर्जन क्रिएट करने में असफल रहे। ये सुनने के बाद यान खामोश हो जाती है, लेकिन जोन काफी गुस्सा हो जाता है और उस दीवार के ऊपर मुक्का मारते हुए कहता है कि ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है और जोन के एक ही मुक्के की वजह से जो दीवार है वो टूट कर नीचे गिर जाती है। फिर जोन कहता है कि अतीत में रहे या प्रेजेंट में मैं हमेशा से मेरे पेरेंट्स के ऊपर एक बोझ बनकर रहा हूँ। फिर जोन यान से कहता है कि क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद यान जोंग से कहती है कि नहीं, फ्यूचर का जो स्टेट है वो सब कुछ बचाना आपके ऊपर है। ये सुनने के बाद जोन काफी हैरान हो जाता है। फिर यान जोन से कहती है कि अगर आप हेवनली सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर उसे जीत जाते हैं तो आप अपने स्टेट को बचा सकते हैं। हेवनली सेरेमनी 40 सालों से जो ह्यूमन रिलम के ह्यूमंस है वो आयोजित करते हैं। उस हेवनली सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करने का सिर्फ एक ही गोल है, वो तो सिर्फ एक हेवनली वे डिसाइपल को चुनना चाहते हैं और जो कोई भी हेवनली वे डिसाइपल बनता है उनके जनरेशन को कल्टीवेशन रिसोर्सेज दिए जाते हैं और जनरेशन से जो वे डिसाइपल्स है उन्हें अनपैरेलल्ड कल्टीवेशन रिसोर्सेज दिए जाते हैं और जो रॉयल फैमिली है वो वे डिसाइपल की किसी भी मांग को पूरा करेगी। यहाँ तक कि जो हेवनली वे डिसाइपल है उसने अगर किसी भी क्राइम को किया हो उसे भी वो माफ कर सकते हैं। फिर जोंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे कहते हैं कि यंग मास्टर शायद आप इसे कर सकते हैं, लेकिन आपके पास किसी भी तरह का स्पिरिचुअल रूट नहीं है और ना ही आप कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक मिस्टीरियस पावर है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अगर आपने उस पावर को प्रॉपरली डेवलप किया तो एक आशा की किरण की तरह आप उस हेवनली सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसे जीत भी सकते हैं। ये सुनने के बाद जोंग भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि मैं आज से और अभी से डिलिजेंटली ट्रेनिंग पर फोकस करूंगा, लेकिन अभी भी एक समस्या है। जो रॉयल फैमिली है उन्होंने आपके खिलाफ एक वांटेड इश्यू जारी किया है जिसकी वजह से हमें सिर्फ भागना ही पड़ेगा। शायद कुछ समय के लिए इस वेस्टर्न रिलम यानी कि जिस रिलम में अभी जोंग है उसको छोड़ना ही अच्छा रहेगा। ये सुनने के बाद जोंग और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि अच्छी बात है, चलो दूसरे रिलम में चलते हैं और वहाँ पर जाकर मैं डिलिजेंटली ट्रेनिंग करूंगा। तभी यान जोंग से कहते हैं कि इस हेवनली सेरेमनी में सिर्फ किसी सेक्ट के डिसाइपल ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर्स इसके अंदर क्वालिफाई नहीं हो सकते। ये सुनने के बाद यान काफी चिढ़ने लगता है, कहता है कि इसका ये मतलब है कि मुझे अभी एक सेक्ट को ज्वाइन करना होगा। अगर मैं किसी सेक्ट में ज्वाइन हो जाता तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सपोज करना काफी आसान हो जाएगा। ये सुनने के बाद यान जोंग से कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैंने पहले हम लोगों के लिए ऐसी एक जगह को ढूंढ लिया है। साउथर्न रिलम के एक जंगल में एक सेक्ट है जहाँ पर रॉयल फैमिली की जो रिच है वो काफी लिमिटेड है। तुम्हें बस अपना जो बेस है उसे अच्छे से छिपाने की जरूरत है, लेकिन आगे का रास्ता है वो आपके ऊपर रिलाई करता है। मुझे मेरे मास्टर के साथ जो बाकी के क्लैन मेंबर्स है उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करने की जरूरत है, बस आप केयरफुल रहिएगा यंग मास्टर। ये सुनने के बाद जोंग यान को मोटिवेट करते हुए उसे कहता है कि मैं डेफिनेटली हार्ड ट्रेनिंग करूंगा और इसीलिए मैं इंपीरियल गार्ड इमोर्टल सेक्ट के आउटर सेक्ट में ज्वाइन हो गया और 1 साल से ज्यादा समय तक चुपचाप पड़े रहने के बाद आखिरकार मैंने अरेना में आकर जीत ही लिया और इनर सेक्ट में एंटर हो ही गया। हालांकि मैं रॉयल गार्ड्स के सरप्राइज इंस्पेक्शन को इनकाउंटर कर गया, लेकिन इससे भी बदतर ये सिस्टम मुझे यहाँ से भागने की परमिशन नहीं दे रहा। यहाँ तक कि सिस्टम ने मुझे कंपल्सरी टास्क दिया है जिसे कि मुझे डायरेक्टली पास करना होगा। जोंग ये सब हमें बता ही रहा होता है, तभी उसके पास रॉयल फैमिली का गार्ड आकर उससे कहता है कि जल्दी से तुम्हारे सर को ऊपर उठाओ, हमें तुम्हारे चेहरे को इस पोर्ट्रेट के साथ मैच कराना है। ये सुनने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि नहीं नहीं, इनके पास एक पोर्ट्रेट भी है। उस रेड हेयर्ड ऑर्गेंटियन ने मेरा चेहरा भी बना लिया है, अब मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता। तभी वो गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है कि जल्दी से उस पोर्ट्रेट को ओपन करो। ये सब देखने के बाद जोंग अपने मन में कहता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं उन्हें डायरेक्टली नॉक कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद जोंग अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। तभी वो गार्ड अपने पोर्ट्रेट को ओपन करता है, जिसे देखने के बाद जोंग कहता है कि अभी, लेकिन जोंग जब उस पोर्ट्रेट को देखता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसका पोर्ट्रेट काफी अजीब तरह से बनाया गया होता है। उस पोर्ट्रेट को देखने के बाद जो जोंग है वो पूरा सदमे में चला जाता है। वो पोर्ट्रेट काफी गंदा बना होता है, इसके वजह से जो गार्ड है वो हमारे जोंग को पहचान नहीं पाते और उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर हमें उस पोर्ट्रेट बनाते वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लाल बालों वाला आदमी उस पोर्ट्रेट को बना रहा होता है। लियो का नाम चेंज कर फेंग रख दिया गया है। फिर फेंग
फेंग के पास एक नौकर आकर उनसे कहता है कि लॉर्ड फेंग सिर्फ आप ही है जिसने की स्टेट के यंग मास्टर को देखा है। हम बस आपसे ये चाहते हैं कि आप उसका एक पोस्टर बना के हमें दे। ये सुनने के बाद फेंग कहता है कि वर्बली डिस्क्राइब करना काफी मुश्किल है, इसीलिए मुझे एक पोर्ट्रेट बनाना ही होगा। इसलिए वो फेंग उस आदमी से कहता है कि जल्दी से मेरे लिए एक पेन का इंतजाम करो, मैं खुद ही उसका पोर्ट्रेट बनाऊंगा। फिर फेंग काफी सीरियसली उस पोर्ट्रेट को बनाने लगता है और बनाते हुए कहता है कि जो कि इस पोर्ट्रेट को मैंने बनाया है, इसीलिए मुझे इसके अंदर अपनी पर्सनल स्टाइल डालनी होगी। साथ ही में मुझे कुछ एक्सैजरेट टेक्निक का भी इस्तेमाल करना होगा और मुझे उस ब्रेड की एक इविल साइड को भी दिखाना होगा। फिर हमें जोंग को दिखाया जाता है जिसको कि सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है कि आपने मैंडेटरी टास्क को कंप्लीट किया है, इसीलिए आपको 100 ट्रेनिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये सुनने के बाद जोंग एक गहरी सी सांस छोड़ते हुए कहता है कि फाइनली मैंने इस क्राइसिस को सेफली पास कर दिया। बस मुझे आप इनर सेक्ट में क्वाइटली डेवलपमेंट करना होगा और इस तरह से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मेरा जो स्पिरिचुअल टैलेंट है वो काफी कम है। लेकिन तभी उनके इंस्ट्रक्टर ये कहती है कि जो कोई भी न्यू कमर इनर सेट के अंदर ज्वाइन होता है उन्हें स्पिरिचुअल पावर का जो टेस्ट है उसके अंदर से गुजरना पड़ता है। ये सुनने के बाद तो जोंग के तोते उड़ जाते और वो कहता है कि क्या वो मुझे पूरी तरह से बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद मुझे दूसरे सेट के अंदर जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि यूलिन इमोर्टल सेट मेरे किसी भी काम का नहीं है। इतना कहने के बाद जोंग वहां से खिसकने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने सिस्टम का विंडो अपीयर होते हुए उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। सिस्टम के विंडो को देखने के बाद जोंग के फटके 64 हो जाते और कहता है कि फिर से नहीं। लेकिन तभी सिस्टम हमारे जोंग को एक टास्क देता है कि तुम्हें जो स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट है उसे लेना होगा। ये देखने के बाद जोंग काफी गुस्सा हो जाता है और सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। दूसरों के जो सिस्टम होते हैं वो होस्ट को परेशानी से बाहर निकालते हैं, लेकिन तुम तो मुझे परेशानी के खाई में झोंक रहे हो। जोंग को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर सिस्टम काफी गुस्सा हो जाता है और जोंग को बिजली के झटके देते हुए उसे कहता है कि तुम्हें दिए हुए सिस्टम के किसी भी टास्क को तुम रजिस्टर नहीं कर सकते। सिस्टम ने दिए हुए बिजली के झटके की वजह से जो जोंग होता है वो पूरी तरह से जल जाता है। फिर उनके इंस्ट्रक्टर जहाँ पर स्पिरिचुअल टेस्ट होने वाला है वहाँ पर उन सारे डिसाइपल्स को लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि जिसका भी मैं नाम लूंगी उन्हें आगे आकर अपने स्पिरिचुअल टेस्ट को देना होगा। यहाँ पर जो तुम्हें पत्थर दिख रहा है उसके अंदर सिर्फ तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करना है। इतना कहने के बाद वो इंस्ट्रक्टर सबसे पहले शेंग चोंग को आगे बुलाती है। ये सुनने के बाद शेंग चोंग बड़े एटीट्यूड में आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट के ऊपर अपना हाथ लगाकर उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करता है। जैसे वो डिसाइपल अपनी स्पिरिचुअल पावर को उस पत्थर के अंदर इंजेक्ट करता है, वैसे उस डिसाइपल की रिलम और उसके जो स्पिरिचुअल रूट है उसके ग्रेड का पता चलता है। वो क्यूआई रिफाइनिंग रिलम के 8 लेवल पर होता है और उसका स्पिरिचुअल रूट मीडियम ग्रेड का होता है। ऐसे ही करते करते वहाँ पर के बाकी के डिसाइपल्स का जो टेस्ट है वो चालू रहता है। तभी वहाँ पर 3 लोग आते हैं, उसमें से एक हाउस होल्ड होती है जिसका के नाम नांगोंग हुआंग होता है और उसके साथ 2 एल्डर्स आए होते हैं। पतले वाले एल्डर का नाम पतला एल्डर होता है और मोटे वाले एल्डर का नाम मोटा एल्डर होता है। फिर पतला वाला एल्डर कहता है कि जो न्यू कमर्स का नया ग्रुप आया है उनके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल और स्ट्रेंथ है। इन सारे डिसाइपल को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो यूलिन इमोर्टल सेट का फ्यूचर है वो काफी अच्छा है। फिर वो इंस्ट्रक्टर अगले डिसाइपल का नाम लेते हैं। जैसे वो इंस्ट्रक्टर अगले डिसाइपल का नाम लेते हैं वैसे वहाँ पर 80 साल का एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि मैं ही वो डिसाइपल हूँ। उस बूढ़े आदमी को देखने के बाद जो इंस्ट्रक्टर है वो पूरा सदमे में चली जाती है। फिर वो बूढ़ा आदमी इंस्ट्रक्टर से कहता है कि 60 साल के री एग्जामिनेशन के बाद आखिरकार मैं इनर सेक्ट में ज्वाइन हो ही गया। फिर वो इंस्ट्रक्टर वहाँ पर के 2 डिसाइपल से कहते हैं कि जल्दी से इसे यहाँ पर से लेकर जाओ और एज लिमिट के बाहर गया है। ये सुनते ही वहाँ पर के 2 डिसाइपल्स उस बूढ़े आदमी को वहाँ पर से लेकर जाने लगती है। ये देखने के बाद वो बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मैं तो सिर्फ 60 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान हूँ। और उस बूढ़े आदमी को देखने के बाद जो पतला एल्डर होता है वो कहता है कि बेशक आम की टोकरी में एक तो सड़ा हुआ आम जरूर निकलेगा। फिर वो इंस्ट्रक्टर अगले डिसाइपल को आगे बुलाते है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर जोंग है। अपना नाम सुनते ही जोंग कहता है कि आखिरकार मेरी बारी आ ही गई। इतना कहने के बाद जोंग कांपते हुए आगे बढ़ने लगता है। जोंग को देखने के बाद वो मोटा वाला एल्डर कहता है कि जो आउटर सेट के लोग है वो कहते हैं कि वो एक डार्क हॉर्स है जिसने की आउटर सेट अरेना में 12 मैचों को लगातार जीता है और बस इतना ही नहीं, उसने अपने 12 अपोनेंट्स को सिर्फ एक ही मुक्के में हराया है। ये सुनने के बाद वो पतला वाला एल्डर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या उसने सिर्फ अपने एक ही पंच के साथ 12 अपने अपोनेंट्स को हरा दिया,
क्या उसने किसी ट्रिक का इस्तेमाल तो नहीं किया है ना। फिर हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि इंस्ट्रक्टर के पास जाकर उसे कहता है कि क्या मैं कुछ वार्म अप एक्सरसाइज कर सकता हूँ ना। ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर उसे वार्म अप एक्सरसाइज करने की परमिशन दे देती है। ये सुनने के बाद जोंग अपनी गहरी सी सांस छोड़ते हुए वहाँ पर अपनी अजीब अजीब एक्सरसाइजेस करने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर के डिसाइपल्स और जो एल्डर्स होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं। उसे इस तरह से एक्सरसाइज करता हुआ देखकर वो पतला वाला एल्डर कहता है कि आखिर वो क्या कर रहा है, आखिर वो कैसी अजीब से एक्सरसाइज है। और हमारा जोंग एक्सरसाइज करते हुए अपने मन में ये सोच रहा होता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। जो रॉयल फैमिली का इंस्पेक्शन था वो अभी खत्म हुआ है, अगर मैं यहाँ पर एक्सपोज हो गया तो वो डेफिनेटली मुझे अरेस्ट कर लेंगे। क्या मुझे स्टेज से छुटकारा पाने का कोई और रास्ता हो सकता है क्या। और जोंग को इसी तरह से सोचते सोचते और एक्सरसाइज करते करते 10 मिनट का वक्त गुजर जाता है, लेकिन तभी वो एक्सरसाइज करना बंद नहीं करता। ये देखने के बाद इंस्ट्रक्टर काफी गुस्सा हो जाती है और जोंग के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहती है कि 10 मिनट से ज्यादा हो चुका है लेकिन तुम अभी तक टेस्ट के लिए तैयार नहीं हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम इनर सेक्स से धक्के मारकर बाहर निकाले। इंस्ट्रक्टर को इतना गुस्से में देखकर जोंग उनसे कहता है कि मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद जोंग उस पत्थर की तरफ जाने लगता और जाते हुए अपने मन में कहता है कि क्या मैं सिर्फ उसी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर की जो हवा है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है। शायद मैं अपने फिस्ट की पावर का इस्तेमाल करते हुए इस हवा में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे कंप्रेस करके उस स्पिरिचुअल एनर्जी को उस पत्थर के अंदर डाल सकता हूँ, जिसके वजह से इस पत्थर के अंदर जो रिएक्शन है वो ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन मैं इस आइडिया को अमल में लाने के लिए सिर्फ उस टेक्निक पर रिलाई कर सकता हूँ। जब मैं आउटर सेट में था तब मुझे जितना भी समय मिलता था तब मैं उस टेक्निक को प्रैक्टिस करता था। इंट्रोडक्टरी ऑफ रेफरेंसेस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मूव है। और हमारे जोंग को आगे बढ़ता हुआ देखकर वो मोटा वाला एल्डर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार वो टेस्ट देने के लिए आ ही गया। फिर हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने उसी फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि मिरेकल जल्दी से अपने आप को दिखा दो। लेकिन हमारे जोंग के उस मुक्के के प्रेशर की वजह से वहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट करने वाला पत्थर था वो चकनाचूर हो जाता है। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय।